देखिए हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा। क्या होता है फर्स्ट लॉ? फर्स्ट लॉ कहता है कि अगर किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम को आप हीट देते हैं तो उस हीट का कुछ पार्ट वो वर्क में खर्च कर देता है और जो बचता है वो उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज करता है। ठीक है, ये फर्स्ट लॉ कहता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमको बताना है लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ। एक्चुअली हमको पढ़ाना है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो बताना ही पड़ेगा सेकेंड लॉ बनाया क्यों गया। सेकेंड लॉ इसलिए बनाया गया कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताते वक्त साइंटिस्ट कुछ कमी छोड़ गए। उसमें कुछ चीज़ें हैं जो लोग बता नहीं पाए, कुछ लिमिटेशंस थी, मतलब कुछ चीज़ें वो नहीं एक्सप्लेन कर पाए। उसको एक्सप्लेन करने के लिए सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बनाया गया। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की लिमिटेशन बताने के लिए थोड़ा सा फर्स्ट लॉ के बारे में बताना पड़ेगा। तो लिखो, वी नो दैट बाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बहुत डिटेल में ही जाएंगे उसमें। बाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ये हम जानते हैं। जहां डेल्टा क्यू क्या है? हीट सप्लाइड या हीट गिवन टू द थर्मोडायनेमिक सिस्टम, थर्मोडायनेमिक सिस्टम। और डेल्टा डब्ल्यू क्या है? वर्क डन बाई द थर्मोडायनेमिक सिस्टम। और डेल्टा यू क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। ये हम जानते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि एनर्जी गिवन टू द सिस्टम दो पार्ट में यूज होती है। पार्टली इट यूज्ड इन डूइंग द वर्क एंड पार्टली इट यूज्ड इन चेंजिंग द इंटरनल एनर्जी। नीचे लिखिए, इट मीन्स फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स states that इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखिए, द एनर्जी सप्लाइड टू अ सिस्टम partly increases the internal energy of the system and rest in work done by the system और ऑन द इन्वायरमेंट। जो भी आप कहें, बाय द सिस्टम कहें और बाय इन्वायरमेंट। ठीक है, यानी फर्स्ट लॉ एक्चुअली में बताता क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को बताता है। ठीक है, नीचे लिख लीजिएगा, फर्स्ट लॉ टेल्स द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यानी वो कहता है कि यूनिवर्स में चेंज इन इंटरनल एनर्जी, जो एनर्जी होती है जीरो होती है। एनर्जी चेंज नहीं होती है, एनर्जी फिक्स रहती है हमेशा, केवल उसका पार्ट, उसका जो है वो चेंज हो जाता है। लेकिन कुछ बातें वो नहीं बता पाया, तो उसी के लिमिटेशन के बारे में हम बात करना चाहते हैं कि आखिर उसकी लिमिटेशंस क्या है, मतलब क्या चीज़ वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो हेडिंग डालिए, लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बताना यही था, लेकिन थोड़ा सा कहानी बतानी पड़ेगी ना। ये हेडिंग पड़ी है, लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नंबर 1 लिखिए, नो इंफॉर्मेशन, शॉर्ट में लिखवाएंगे, नो इंफॉर्मेशन अबाउट द इनिशिएशन ऑफ एनर्जी कन्वर्जन। नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द इनिशिएशन, मतलब इनिशिएट करना, स्टार्ट करना, शुरू करना, इनिशिएशन ऑफ द एनर्जी
कन्वर्जन। क्या मतलब है? उन्होंने कहा, फर्स्ट लॉ कहता है कि भैया हम अगर कोई एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, ये बनाना नहीं है, समझाने के लिए है, और आपने मान लिया इसको हीट सप्लाई किया इस प्रकार से, यानी ये आपने हीट गिवन दी है, एक फॉर्म, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी दे रहे हैं, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी अगर आप दे रहे हैं तो ये किसी और फॉर्म में आपको एनर्जी आउटपुट देगा, अदर फॉर्म में एनर्जी आपको मिलेगी, अदर फॉर्म में एनर्जी मिलेगी, मिलेगी। जब एनर्जी देंगे तो मिलेगी, कैसे मिलेगी, क्या मिलेगी, कब मिलेगी, क्यों मिलेगी, कुछ नहीं बताया उसने। उसने ये कहा कि अगर हम एनर्जी देते हैं एक फार्म में, वो किसी दूसरे फार्म में आपको एनर्जी मिलती है। लेकिन क्लियर कर दें कि भाई अगर एनर्जी देंगे तो इस फार्म में मिलेगी, या पोटेंशियल के फार्म में मिलेगी, या हीट के फार्म में मिलेगी, ये चीज़ वो बता नहीं पाए। ठीक, नंबर 2 लिखिए, नंबर 2 लिखिए। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म नहीं है जो हमने बताया, मतलब अगर एग्जाम में आप ये भूल भी गए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो ध्यान से, फर्स्ट लॉ कहता है कि वैसे मान लीजिए कि ये कप है, इसमें चाय है। बोले अच्छा, जो लॉ बनाए थे चाय वह पीते थे क्या? नहीं, मैंने बताया ये चाय है, ये टी है, और इसका टेम्परेचर है 50 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और यहाँ पे एक वाटर है, ये वाटर है, और इसका टेम्परेचर है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। इन दोनों को मिक्स कर दो, यानी जोड़ दो आपस में। तो फर्स्ट लॉ कहता है कि भाई हीट ट्रांसफर होगी, हीट इससे इसमें भी जाएगी और इससे इसमें भी जाएगी, हीट दोनों में ट्रांसफर होगी। किधर से किधर जाएगी कुछ नहीं, दोनों में हीट ट्रांसफर होगी। डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, क्योंकि आप जानते हैं कि फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ के बाद तो टेम्परेचर की बात आई नहीं, सेकेंड लॉ भी इस चीज़ को नहीं बता पाया। फर्स्ट लॉ जब बताया गया ना, तो ये नहीं बताया गया कि ट्रांसफर ऑफ हीट का रीजन क्या होता है, कौन जिम्मेदार होता है, टेम्परेचर जिम्मेदार होता है। लेकिन टेम्परेचर के बारे में किस में बताया गया था? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, वो कब बताया गया था? जब फर्स्ट और सेकेंड लॉ बन चुका था। यानी कि वो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट को नहीं बता पाया। ये तो कहता है कि हीट का तो ट्रांसफर होगा, ठीक है, लेकिन किधर से किधर होगा ये वो नहीं बता पाया। ठीक, तो नंबर 2 लिखिए, नो इन्फॉर्मेशन, नो इन्फॉर्मेशन। अभी अपने एक्सप्लेन अपनी भाषा में लिख सकते हो ना कि फर्स्ट लॉ कैन नॉट गिव द इन्फॉर्मेशन, ऐसे लिख देना, हमने शॉर्ट में लिखवा दिया। नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट एनर्जी, अबाउट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट एनर्जी। ठीक है, अच्छा, फर्स्ट लॉ कहता है कि अगर एक बॉडी और दो बॉडी हैं, और मान लें एक बॉडी ये है, अभी हम चाय और कॉफ़ी की बात कर रहे थे, नहीं पानी की बात कर रहे थे, पानी की बात कर रहे थे। अगर इन दोनों बॉडी में आप हीट ट्रांसफ़र हो रही, मान लिया, अभी हमने कहा था दोनों में हो सकती है, हीट ट्रांसफ़र हो रही है, हीट ट्रांसफ़र हो रही है, ट्रांसफ़र ए बॉडी से बी बॉडी में भी हो रही है, बी से ए में भी हो रही है, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ हीट की बात तो कर ही नहीं रहे थे। एक्चुअली तो हीट एक ही तरफ ट्रांसफ़र होगी, हीट तो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर ही ट्रांसफ़र होनी है, लेकिन फर्स्ट लॉ बताता नहीं है, वो क्या कहता है, हीट तो ट्रांसफ़र होगी। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ये बताता है कि हीट ए से बी में या बी से ए में ट्रांसफ़र होगी, किधर भी हो सकती है। वो ये कहता है कि हीट ट्रांसफ़र में एक चीज़ तो होगी कि हीट लॉस्ट, अगर मान लें ए में लॉस हो रही है, लॉस्ट बाई ए इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाई ए होगा। ठीक है, गेन्ड बाई ए होगा, लेकिन बाई बी होगा। ए ने अगर लॉस किया तो बी गेन करेगा, लेकिन कितनी हीट करेगा वो फर्स्ट लॉ नहीं बता पाया। आपने फर्स्ट लॉ के जो फार्मूला है उसमें कितनी हीट ट्रांसफर किया बताया गया। उसके लिए ज़रूरत है आपको, अगर हीट जानना है तो आपको एम सी डेल्टा टी, आपको सी चाहिए, स्पेसिफिक हीट चाहिए, आपको टेम्परेचर डिफरेंस चाहिए, और फर्स्ट लॉ टेम्परेचर डिफरेंस की बात करता ही नहीं है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द, नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्वांटिटी ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड, क्वांटिटी ऑफ हीट ट्रांसफर्ड। Because for this purpose, because
फॉर द क्वांटिटी ऑफ हीट, नीचे लिखिए, बिकॉज फॉर द क्वांटिटी ऑफ हीट द स्पेसिफिक हीट and the temperature difference between the bodies and the temperature difference, yeah, temperature of the bodies should be known, should be known, should be known. अब शुड बी नोन लगता नहीं लगता हमें नहीं मालूम, साइंटिफिक ग्रामेटिकली क्या है वो आप जानिए, ठीक है। अगली बात देखिए, हम जानते हैं कि अगर मैकेनिकल वर्क हम करें तो हीट जनरेट होती है। किसने बताया था? न्यूटन साहब ने। अगर अपने दोनों हाथों को ऐसे रगड़ें ऐसे, तो इसमें हीट जनरेट होगी, ठीक है। लेकिन अगर यानी ये हाथ क्या कर रहे हैं? मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं ना, और जनरेट क्या हो रहा है? हीट जनरेट हो रहा है। अब ज़रा समझिएगा, हमने अपने हाथों को ऐसे हीट दी और जैसे हीट दी अपने आप रगड़ना शुरू कर दी, हो सकता है। मतलब हीट, अगर जितना भी वर्क आप करोगे हीट में वो कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन जितना हीट जनरेट हो करोगे वो हीट वर्क में कन्वर्ट होगा जरूरी नहीं है। सुनिए बात, नेक्स्ट लिखिए, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द incomplete information about the conversion of thermal energy into mechanical energy. Conversion of thermal energy into mechanical energy. यानी वो थर्मल एनर्जी के मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्जन, थर्मल एनर्जी का मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्जन जो होता है, ठीक है, उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें थोड़ा अंग्रेजी टफ लिखी हुई है। लिखिए, फर्स्ट लॉ कैन नॉट टेल, फर्स्ट लॉ कैन नॉट टेल फिजिबिलिटी, FEASIBITI FEASI, feasibility, feasibility of a process, feasibility of a process। अब आप कहेंगे इसका मतलब क्या होता है? तो अंग्रेजी में लिखा है, अंग्रेजी मीडियम आप लोग रहे हैं, बचपन से अंग्रेजी पढ़े। जब आप छोटे थे तो आपको आंख नहीं बताई जाती है, बच्चा बेटा बता आईज कहाँ हैं, होता था ना, नोज कहाँ है, तो कभी नाक बताई जाती है। तो जो आप ये सीखे तो आपको फिजिबिलिटी वाला होना चाहिए, फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोसेस एंड स्पॉन्टेनियस वर्ड होता है, स्पॉन्टेनियस, तत्काल, टेनिस नहीं भैया, स्पॉन्टेनियस। तो स्पॉन्टेनिटी लिख दीजिए, SPONTANITY, स्पॉन्टेनिटी, स्पॉन्टेनिटी। अभी अंग्रेजी सही है गलत है पता नहीं, स्पॉन्टेनियस से हो गया। फिजिबिलिटी एंड स्पॉन्टेनियस पढ़ा है ना, स्पॉन्टेनिटी ऑफ प्रोसेस क्या मतलब होता है, जरा फिजिबिलिटी बता ही देते हैं, इसका शुद्ध हिंदी नहीं बता पाएंगे हम। देखिए, फिजिबल का मतलब होता है किसी कहीं वो चीज़ पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है, मतलब किसी भी एक सिस्टम, किसी प्रोसेस की पॉसिबिलिटी है कि नहीं है, होगा कि नहीं होगा, ये वो नहीं बता पाता है। वो कहता होगा, कैसे होगा ये नहीं बता पाता है। स्पॉन्टेनिटी मतलब तत्काल कोई ये चीज़ हो रही है। जैसे एक एग्जांपल समझिएगा, हमने कहा जैसे कोई, उसमें दिखाया भी था, छोड़िए, झरने से पानी गिरता है, ऊपर पानी था तो कौन सी एनर्जी थी भाई? अगर ऊपर पानी था झरने में, ऊपर हिल में था, कौन सी एनर्जी थी? पोटेंशियल एनर्जी थी, कितनी थी? mgh। और जब वो यहाँ गिरी या गिरा, पानी गिरी कि पानी गिरा? पानी गिरा नहीं, मतलब जनरली पानी गिरा, पानी गिरी। अच्छा, पानी जब गिरी यहाँ तो उसकी एनर्जी काहे में चेंज हो गई? काइनेटिक एनर्जी में। क्या एनर्जी लॉस हो गई? यानी कि तत्काल वो यहाँ ऊपर चढ़ सकता, नहीं चढ़ सकता है? फर्स्ट लॉ नहीं बता पाता, नहीं चढ़ तो जाएगा, लेकिन फर्स्ट लॉ ये कहता है, फर्स्ट लॉ कहता है चढ़ जाएगा, ला, लेकिन संभव नहीं है भाई। उसके लिए नहीं, उसके लिए क्या कहा? फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोसेस, वो प्रोसेस होगा, वो फर्स्ट लॉ कहता होगा चढ़ जाएगा पानी, लेकिन कब चढ़ेगा?
ये नहीं बताता ना, वो ये कहना चाहिए कि कोई भी एक्सटर्नल एक पंप लगा दीजिए,